हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अमोनिया। इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम के साथ ही नीट और जेईई में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप डिटेल्स अध्ययन कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सही उत्तर दे सके। यह इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चंस के तौर पे मैं गेस कर रहा हूं कि अमोनिया से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अमोनिया को शुरू करते हैं। देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। इसको हम लोग एजेन के नाम से भी जानते हैं। यह नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है, याद रखिएगा। देखिए, इसका रासायनिक नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड या आप इसे हाइड्रोजन नाइट्राइड बोल सकते हो, लेकिन पूरे दुनिया में अमोनिया के नाम से यह प्रचलित है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हाइड्रोजन का +1 होगा, 3 एटम -3, तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया में -3 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 14 और 3 17 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 U होगा। और इसका वेपर डेंसिटी कोई पूछे, वाष्प घनत्व पूछे, तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट के आधा कर देते हैं। क्योंकि एक फॉर्मूला जानते हैं आप, मैं 11th में बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 × VD। मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है तो वेपर डेंसिटी ज्ञात हो तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो इसका वेपर डेंसिटी कोई पूछे कितना होगा, 8.5। एक चीज आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जिस गैस का वेपर डेंसिटी, याद रखिएगा, 14.4 से कम होता है, वह गैस हवा से हल्की होती है, नहीं तो भारी। तो इसका वेपर डेंसिटी 8.5 से कम है, अर्थात यह क्या होगा, हवा से हल्की गैस होती है। आपसे कह दे कि बताओ ऑक्सीजन, बताओ हवा से हल्की है कि भारी है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो इसका हो जाएगा 32, और इसका वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, 16। तो बताओ ये 14.4 से कम है कि अधिक है, यह 14.4 से अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन गैस जो होता है हवा से थोड़ा भारी होता है, याद रखिएगा। तो आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हम नोट में लिखवा देते हैं। एक चीज देखिए, अमोनिया एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। इसके संरचना पर गौर फरमाइएगा। देखिएगा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की हम गणना करते हैं तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 और 1 4, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 4 आया, अर्थात इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल शामिल होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन होगा sp3। इसमें नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, कोई पूछे sp3। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, जब आपको पता है कि इसका परसंकरण sp3 है नाइट्रोजन एटम का, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। परंतु नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका शेप पिरामिडल होता है। VSEPR थ्योरी में भी आप पढ़े हैं कि इस कंपाउंड की बनावट है, सेंट्रल एटम A, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। AB3L टाइप कोई कंपाउंड होता है तो उसका शेप पिरामिडल या बाई पिरामिडल होता है। तो इसको याद रखिएगा कि NH3 का शेप पिरामिडल होता है। देखिए, नाइट्रोजन एटम के ऊपर यह लोन पेयर जो होता है यह डोनेट करने के लिए पर्याप्त होता है। यह किसी ट्रांजिशन मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल आयन या किसी प्रोटॉन को यह आसानी से डोनेट कर देता है, इसलिए यह लेविस बेस होता है या लेविस बेस की तरह कार्य करता है। NCERT का भी प्रश्न है कि NH3 लेविस बेस की तरह कार्य करता है, क्यों? तो आप यही लिख दीजिएगा कि नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो डोनेट करने के लिए उपलब्ध होता है, अतः यह लेविस बेस की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर NH3 में ये बॉन्ड एंगल है 107.8 डिग्री, यह ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, इससे घट करके कम क्यों हो गया? तो हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड में आपको बताए होंगे कि इसमें लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में विकर्षण ज्यादा होता है इस बॉन्ड पेयर के तुलना में, जिसका कारण इसका बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। एक चीज और याद रखिएगा
ये अमोनिया जो है में गंध पाई जाती है तीव्र, अमोनिया का गंध, अमोनिया के तरह गंध। अब प्रश्न उठता है कि भाई अमोनिया के तरह गंध कैसा होता है, तो आप यूरिनल पेशाब खाने में जाते होंगे, गंद जहां बार बार लोग पेशाब करता हो, पानी ना गिराया जाता हो, धोया ना जाता हो, देखिए अजीब प्रकार का दुर्गंध आता है, वह अमोनिया का ही स्मेल है। आप गौशाला या खटाल में गए होंगे जहां बहुत सारे मवेशी होते हैं, जहां वो पेशाब करते रहते हैं, उसके पेशाब से, यूरिन से जो गंध आता है वह अमोनिया का ही गंध होता है। सेम टाइप का गंध अमोनिया में पाया जाता है, वो अमोनिया के कारण ही गंध पाए जाते हैं। तो नीचे मैंने एक बात लिख दिया है कि NH3 अल्प मात्रा में एयर तथा मिट्टी में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मैटर, खासकर यूरिया के डीके के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। किसी भी नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक सब्सटेंस के क्षय के फलस्वरूप जो है अमोनिया प्राप्त होते हैं, और यही अमोनिया एयर में और मिट्टी में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसे समझ लीजिए कैसे। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है भैया, NH2CO NH2, यह प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ओहलर ने लैब में बनाया। देखिए यह क्या होता है, जानवरों के, इंसानों के पेशाब में अल्प मात्रा में यूरिया पाया जाता है। देखो यह क्या करता है, यह संयोग करके जल से अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है, NH4 का होल ट्वाइस CO3। समीकरण को बैलेंस कर दो, यहाँ हमारा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है कितना बेटा, 4 दूनी के 8, यहाँ दिखाई दे रहा है 2 2 4 4 8 कर दो, ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ 2 1 3, यह अमोनियम कार्बोनेट हो गया। और यही अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के देखो अमोनिया देता है, NH3 दिया, H2O दिया और CO2 देता है। इस समीकरण को संतुलित कर दो, देखो यह हमारा अमोनिया बन गया, अमोनिया बन गया। तो इस अमोनिया जो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड के फलस्वरूप जो अमोनिया ये बनते हैं, यही अल्प मात्रा में हवा और मिट्टी में पाए जाते हैं। एक चीज जो नोट के तौर पे हम बताए हैं, यहाँ नोट करवा देते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ नोट करवा देते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं छोटू यहाँ, ठीक है ना, यहाँ इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट के तौर पे, याद रखिएगा इसको। जिस गैस का वेपर डेंसिटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VD कहेंगे, 14.4 से कम होता है वह हवा से हल्का होता है, और 14.4 से और उसका वेपर डेंसिटी अधिक हो जाए तो वह गैस हवा से भारी होगा। और वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार निकालना आता है, उसको आधा कर देना है। बात आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बता रहे हैं और बड़े पैमाने पर हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है बता रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि हेबर प्रक्रम या हेबर विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर अमोनिया गैस बनाने की या उत्पादन करने की सिद्धांत लिखें, इसके अधिकतम उत्पादन की शर्त क्या क्या हो सकती है ये बताएं। यह नेस्लर रिएजेंट से, CO2 से, ठीक है, प्लेटिनम के उपस्थिति में ऑक्सीजन से, ठीक है, यह क्लोरीन से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, या कोई अन्य रिएक्शन भी पूछ सकता है। तो जब हम इसका डिटेल अध्ययन कर लेंगे तो कोई भी रिएक्शन पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। फटाफट इसे नोट करें, आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग अब अमोनिया बनाने की विधि को देखें कि अमोनिया गैस को हम लोग कैसे बना लेते हैं। बनाने की कई विधियां हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण विधियों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अमोनिया को कैसे बना लेते हैं। पहला विधि हो सकता है बाई हीटिंग ऑफ अमोनियम salt with a strong base। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ सकता है, KOH आ सकता है, NaOH आ सकता है, सेलेक्ट लाइम आ सकता है, ETC।
ध्यान दीजिए, किसी भी अमोनियम साल्ट को, चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम साल्ट को यदि हम क्षार के साथ गर्म कर दें तो हमारा अमोनिया गैस का निर्माण होता है। लैब में भी हम लोग, प्रयोगशाला में भी इसी विधि से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखें रिएक्शन। कोई भी आप ले लीजिए अमोनिया, जैसे मैं ले लेता हूं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ले लेता हूं और इसको कास्टिक पोटाश से गर्म कर, कास्टिक पोटाश के साथ मिलाकर गर्म करता हूं। इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक पोटाश। क्या कहते हैं बेटा? कास्टिक पोटाश के साथ गर्म कर रहे हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा यह क्या बन रहा है। छोटू यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या निकल गया। यह KCl निकल जाएगा और OH और एक H निकल जाएगा H2O और अमोनिया गैस बच जाएगा। देखिए यहां बचा हमारा NH3, अमोनिया गैस बन गया, प्लस हमारा क्या बना छोटू, KCl बना, प्लस H2O बना। यहां देख रहे हैं कि हमारा अमोनिया गैस बन रहा है। इसी प्रकार आप यहां ले सकते हैं NH4Cl ले सकते हैं, यहां आप ले सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, गर्म कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमारा क्या निकल जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, NH4 अमोनियम सल्फेट हम ले लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम NaOH के साथ गर्म कर रहे हैं, कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से, हम इसको 2 मोल ले लेते हैं। देखो यह क्या निकल जाएगा, अमोनियम सल्फेट निकल गया। क्या निकल गया, अमोनियम सल्फेट निकल जाएगा। देखो यहाँ क्या निकल रहा है, Na2SO4 अमोनियम सल्फेट निकल गया, प्लस देखो क्या निकल जाएगा, यहाँ हमारा 2 मोल अमोनिया बना दो, 2NH3 बन जाएगा और हमारा जल बन जाएगा H2O। समीकरण को संतुलित है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी के 8 हो रहा है, 8 है यहाँ 2 10 हो रहा है। यहाँ देख लो 3 दूनी के 6 हो रहा है, 6 8 4 10 कर दो, 2H2O बाहर निकाल दो। तो देखो यहाँ क्या बन गया, AMMONI अमोनिया बन गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl को इसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, सेलेक्ट लाइन कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको लैब में हम लोग ले ले 3:2 में, 3 हिस्सा ये 2 हिस्सा ये जनरली, और इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो हमारा क्या अमोनिया गैस बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या निकल जाएगा, देखिए कैल्शियम क्लोराइड निकल जाएगा, CaCl2, यह 2 मोल ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ निकल गया CaCl2 निकल गया, प्लस यहाँ देखो हमारा अमोनिया बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा, अमोनिया गैस निकल रहा है, ऊपर एरो में अमोनिया गैस है, इस पर भी आप बना सकते हैं कि अमोनिया निकल रहा है, और प्लस H2O हमारा प्राप्त होगा, H2O। तो समीकरण को हम लोग यहाँ संतुलित कर देते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, 8 और 2 10 हो रहा है। तो यहाँ देखो 3 दूनी के 6, 6 और 4 10 हो रहा है। ऑक्सीजन 2 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, याद रखिएगा कि लैब में जब कभी भी हम लोगों को अमोनिया गैस बनाना होता है तो अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनता है, जिसे वायु के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। कोई पूछे कि इसे जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा क्यों नहीं एकत्र करते हैं, क्योंकि ये जल में
अत्यंत घुलनशील होता है। यह जल के साथ H बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण यह जल में बहुत ही ज्यादा घुलनशील होता है। इसलिए इसे जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्र नहीं करते हैं, इसे वायु के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा हम लोग गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। इसे नोट करें। हम दूसरा टेक्निक बता रहे हैं। कोई पूछे कि बताओ लैब में अमोनिया गैस कैसे बनाओगे, तो आप कह सकते हैं कि सर अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के साथ जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। लैब में इन्हीं दो रसायनों के प्रयोग करके हम लोग क्या कर लेते हैं, अमोनिया गैस बना लेंगे। आगे और बता रहे हैं, मेटल नाइट्राइड जो होते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, जल से अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन इसको गर्म करना पड़ेगा, तो ये आसानी से हमारे अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएंगे। उसको बता रहे हैं, इसे पहले नोट करें। तो देखिए दूसरी विधि है अमोनिया बनाने की बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड, अर्थात मेटल नाइट्राइड का जल अपघटन करा दें, जल के साथ उसे गर्म करें या बॉयल करें तो अमोनिया गैस बन जाता है। ठीक है, तो आप भाषा में भी लिख सकते हो कि मेटल नाइट्राइड जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ETC को जल के साथ बॉयल या गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त हो। रिएक्शन को कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ हम एल्युमिनियम नाइट्राइड ले रहे हैं बेटा, एल्युमिनियम नाइट्राइड ले रहे हैं, इसकी अभिक्रिया हमको जल से कराना है। तो देखिए जल के जगह पर हम HOH लिख दे, किसी को ऐतराज है वाटर, और देखिए इसको जल के साथ बॉयल करना है अर्थात गर्म करना है। देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है AlOH का होल थराइस होगा, तो उसमें कितने OH आ रहे हैं, 3 OH आ रहे हैं, तो हम 3 मोल जल का इस्तेमाल करेंगे। देखो तो यह क्या निकल गया, यह समझते चलो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, AlOH का होल थराइस निकल गया, और हमको क्या प्राप्त हो गया, NH3, एक N 3 H, हमारा NH3 अमोनिया गैस बन गया। आप ऐसे समीकरण को लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, H2O लिख दीजिएगा तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत होगा। आइए मैग्नीशियम नाइट्राइड का भी देख लेते हैं, Mg, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Mg3N2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको हम जल के साथ बॉयल करेंगे, जल का फॉर्मूला HOH लिख दें, किसी बालक को ऐतराज, समस्या, प्रॉब्लम, बोल, इसको हम बॉयल कर दें। देखो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का होल 2 प्लस हमको अमोनिया बनाएगा, यही बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और अमोनिया गैस प्राप्त होता है। देखो अब यहाँ ध्यान से, मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम 3 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ मैग्नीशियम को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा OH हो गया 6, तो हम यहाँ 6 ले लेते हैं जल। देखो तो क्या निकल गया, 3 Mg और 3 है OH, 3 Mg 3 OH, MgOH का होल को निकल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। और देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो 2NH3 मैं कर देता हूं, यह अमोनिया प्राप्त हो गया हमें। किसी को ऐतराज, समस्या, तो इस विधि से भी आप अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। नोट करें, तीसरी विधि बता रहे हैं। देखिए तीसरा विधि को हम लोग कहते हैं साइनामाइड प्रोसेस। जब हम आपको नाइट्रोजन बनाने की विधि बता रहे थे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे थे, उसमें भी इसकी हम चर्चा किए थे। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे, साइनामाइड प्रोसेस क्या है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसी को कहते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम लोग नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं अप्रॉक्स 1273 केल्विन पे, इसमें उत्प्रेरक कैल्शियम फ्लोराइड भी ले लेते हैं अल्प मात्रा में, ताकि रिजेक्शन आसानी से हो। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन प्राप्त, इसी को कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड प्राप्त होता है, और इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में हम लोग नाइट्रोलीन के नाम से व्यवहार करते हैं। आपको पता है कि कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट C कार्बन के मिश्रण को हम लोग नाइट्रोलीन कहते हैं। अब देखिए इस कैल्शियम साइनामाइड को यदि जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो हमारा अमोनिया गैस बनता है। इसी प्रोसेस को साइनामाइड प्रोसेस कहते हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड बन गया,
अब देखो कैल्शियम साइनामाइड की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, किससे बेटा? जल से, HOH, इसी को हम वाटर कहते हैं, ध्यान देना। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, CaCO3 बनता है और अमोनिया गैस बनता है, हमारा अमोनिया गैस बनता है। तो हम इसको 3 मोल ले लेते हैं, ध्यान देना। कैल्शियम, चूंकि यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हमारा, तो यहाँ हम 2 मोल अमोनिया बना देते हैं। देखो 2 नाइट्रोजन तो हमारा हाइड्रोजन हो गया 6। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन हो रहा है 3 और 3 6, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन इसमें दिखाई दे रहा है 3, यहाँ देखो 3, कार्बन 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया हमारा प्राप्त होता है। इसी को साइनामाइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एक नोट में बात यही याद रखिएगा कि कैल्शियम साइनामाइड प्लस C, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, के मिश्रण को ही हम लोग नाइट्रोलीन कहते हैं। नाइट्रोलीन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। एक नोट और याद रखिएगा, देखिए अमोनिया को और भी विधि है बनाने की। यदि यूरिया की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से करा दिया जाए तब भी बन जाएगा हमारा अमोनिया, ठीक है। अमोनियम साल्ट को यदि गर्म किया जाए, उसको डिकम्पोज कर दिया जाए, तब भी हमारा क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। तो आप कुछ प्रमुख विधियों को याद रखिएगा। साइनामाइड प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है? अमोनिया, याद रखिएगा। और हेबर विधि के द्वारा क्या बनता है? अमोनिया। बड़े पैमाने पर कैसे बनता है उसको भी बता रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा कि अमोनियम साल्ट को गर्म करने पर भी NH3 का निर्माण होता है। आप देख लीजिए कास्टिक सोडा का रिएक्शन यूरिया से करा दीजिएगा तब भी बन जाएगा। इसी को कहेंगे अमोनियम सल्फेट है। इसको हीट कर दो, हमारा क्या प्राप्त होगा? H2SO4 बाहर निकल जाता है और अमोनिया निकल जाता है, NH3 बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सल्फेट हमारा 1 है, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8 हो रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा देखो कितना हो रहा है? 3 2 5, यहाँ 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी के 6, 2 8 हो रहा है। नाइट्रोजन 2 हो रहा है, हमारा अमोनिया बन गया। क्या बन गया बेटा? अमोनिया बन गया। तो आप इसे याद रखिएगा। नाइट्रोलीन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्शियम साइनामाइड प्लस ग्रेफाइट के मिश्रण को हम लोग नाइट्रोलीन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, CaNCl भी लिखता है। कैल्शियम साइनामाइड की फॉर्मूला घबराना नहीं है, ठीक है। साइनामाइड रेडिकल आपको बताया गया होगा, तो कोई किताब CaNCl लिख दे तो घबराना नहीं। कैल्शियम साइनामाइड की फॉर्मूला याद होना चाहिए। और साइनामाइड प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया बनाने की मुख्य विधियां हैं। अब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल मेथड बना रहे हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कैसे करेंगे। हेबर नाम के वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उन्होंने हेबर विधि का खोज किया, जिसके एवज में उनको 1918 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। हेबर विधि के द्वारा उन्होंने अमोनिया उत्पादन की जो खोज है 1913 में किया, जिसकी खोज के लिए उन्हें 1918 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो हम लोग हेबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाते हैं उसको बता रहे हैं, इसे नोट करें। तो आइए हम लोग अब अमोनिया के उत्पादन अर्थात हेबर विधि के द्वारा इसके औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है इसको सीखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस के उत्पादन के सिद्धांत बताएं। यह CO2 से, यह प्लेटिनम के उपस्थिति में ऑक्सीजन से, यह नेस्लर्स रिएजेंट से कैसे अभिक्रिया करता है, या कोई और भी अभिक्रिया पूछ सकता है। तो हेबर विधि बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसे समझेंगे। बड़े पैमाने पर अमोनिया गैस बनाने की यह बहुत ही अच्छी विधि है, ध्यान दीजिए। इस विधि की खोज 1913 में जर्मन केमिस्ट फ्रीज हेबर नाम के साइंटिस्ट ने इस विधि का खोज किया था, जिसके एवज में इन्हें 1918 में नोबेल प्राइज
से सम्मानित किया गया। तो ये बात याद रखिए, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। पूछेगा हेबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने के सिद्धांत बताएं, इसके अधिकतम उत्पादन के शर्त लिखे। तो जितना हम सिद्धांत में बात बता रहे हैं उसी को लिखना है। फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जो पुस्तक में बनाया गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को पहले हम पास करते हैं, कंप्रेसर से जाता है, उसको संपीड़ित करते हैं, फिर हम लोग उत्प्रेरक चैम्बर में भेजते हैं, वहां यह संयोग करके अमोनिया बनाता है। लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है, पुनः या पंप के द्वारा, ठीक है, खींच के हम लोग पुनः उत्प्रेरक चैम्बर में भेजते हैं। तो ये सब बनाने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। केवल आपको सिद्धांत लिख देना है, समीकरण लिख देना है, और दूसरी चीज कि इसके अधिकतम उत्पादन की जो कंडीशन होता है लिख दीजिएगा, तो आपको भरपूर अंक देगा, ठीक है। अभी तक फ्लो चार्ट नहीं पूछा गया कि फ्लो चार्ट बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। जब तक ये ना पूछे तो बाकी बात लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप एनसीईआरटी बुक में उसका डायग्राम देख लीजिएगा मन करे तो देखिए आप कैसे बनाते हैं। शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेते हैं हम लोग। शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में, मतलब 1 आयतन नाइट्रोजन गैस हो तो 2-3 आयतन हमारा हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। इसको मिलाकर 700 केल्विन, ये अनुकूल ताप होता है इसके लिए, तथा 200 वायुमंडलीय ताप 200 एटीएम पर इसे कंप्रेसर के द्वारा इसे संपीड़ित कर Al2O3 एल्यूमिना तथा K2O मिश्रित आयरन ऑक्साइड, यहाँ आयरन के कौन से ऑक्साइड होते हैं, Fe2O3, उत्प्रेरक से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। जब प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस बनाने की इसी विधि को हेबर की विधि कहा जाता है। याद रखिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसके लिए जो रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये कहां से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं? तो वायु के द्रवीकरण तथा इसके फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन के द्वारा हम नाइट्रोजन गैस बड़े पैमाने पर बना लेते थे। डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि हम बताए हैं, तथा जल के विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। वैसे हम हाइड्रोजन बना लेते हैं और ये हमारा दोनों रॉ मटेरियल बन गया। इसके अलावा भी दूसरी प्रक्रिया है हेबर बुश प्रोसेस जो है, उसके द्वारा जो है आप नाम सुने हुए वाटर गैस का, ठीक है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण होते हैं। इन दोनों को लेकर हम लोग स्टीम से इसकी अभिक्रिया उत्प्रेरक के उपस्थिति में ज्यों ही कराते हैं तो हमको नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्राप्त होता है। वहां से भी हम रॉ मटेरियल के तौर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, इतना आपको लिखना नहीं है। कैसे? वायु के द्रवीकरण और उसके प्रभावी आसवन के फलस्वरूप नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है और जल के विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसको हम लोग 1:3 में लेते हैं और उत्प्रेरक के उपस्थिति में 700 केल्विन तथा 200 एटीएम पे यह आपस में संयोग करके हमको अमोनिया गैस का निर्माण करता है, ठीक है, और उष्मा को उत्सर्जित करता है, हीट देता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है, -46.1 किलोजूल पर मोल। यह बता रहा है कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के तौर पे पहले यूज करते थे लोहा, और यहाँ एमओ जो है मॉलिबेडम, यह यूज होता है, याद रखिएगा, वर्धक के रूप में, जो लोहा के जो कैटलिस्ट के इफिशियंसी क्षमता को बढ़ाता है। आजकल इसके जगह पर आयरन ऑक्साइड और इसमें अल्प मात्रा में एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना कहते हैं, और K2O रहता है। लगभग ये 3% और ये 1% इसमें मिले होते हैं। ये दोनों करते क्या है? ये वर्धक का काम करते हैं, जो इस उत्प्रेरक की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। देख रहे हैं कि 1 मोल अर्थात 1 आयतन, 3 मोल, 3 आयतन जब ये आपस में संयोग किए उत्प्रेरक के उपस्थिति में, तो अमोनिया गैस बन रहा है हमारा 2 आयतन। तो मैंने नीचे लिख दिया है कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, चूंकि उष्मा मुक्त हो रहा है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सेबल। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्डेड रिजेक्शन, इसको बैकवर्ड रिजेक्शन है, बैकवर्ड रिजेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं उत्क्रमणीय का चिन्ह, ठीक है। यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। और इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि
NH3 के आयतन में कमी हो रही है। यह 3 आयतन या 1 आयतन संयोग करके यह 2 आयतन ही बना रहा है। तो यह हमारी बात हो गई अमोनिया बनता कैसे, हेबर विधि क्या है। अब आता है कि भाई अमोनिया गैस अधिक से अधिक मात्रा में बने, इसके उत्पादन के शर्त क्या है, अधिकतम उत्पादन की शर्त क्या है, या इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो हम लोग सीखे हैं लसतालिए का नियम, जानते हैं लसतालिए का नियम, जिसको ली चेटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं अंग्रेजी में। वह नियम कहता है, वह नियम बतलाता है कि यदि कोई अभिक्रिया उष्माक्षेपी हो और उत्क्रमणीय हो तो टेम्परेचर को कम रखेंगे तो हमारा उत्पाद ज्यादा बनेगा। तो पहला शर्त हुआ कि इस अभिक्रिया में तापमान कम होना चाहिए, इसके लिए अनुकूल ताप 700 केल्विन माना गया है। दाब उच्च होना चाहिए, दाब को ज्यों ही बढ़ाएंगे हमारा त्यों ही अमोनिया का उत्पादन ज्यादा होगा। तो दूसरा शर्त अधिकतम उत्पादन की क्या है, दाब उच्च होनी चाहिए, इसके लिए अनुकूल दाब हमारा 200 atm माना गया है। क्लियर है, 200 atm पर अधिक से अधिक अमोनिया का उत्पादन होता है। अब देखिए जब ही हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो अभिक्रिया की दर घटने लगेगी, तो अभिक्रिया की दर घटने लगेगी तो इसलिए हम उत्प्रेरक का प्रयोग किए हैं। या उत्प्रेरक क्या करेगी, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगी, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाती है और अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है। तो तीसरा शर्त कि उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ताप को जब ही कम करेंगे अभिक्रिया की दर घटेगी, तो रेट ऑफ रिजेक्शन को बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए। चौथा शर्त है, देखिए यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो गैस जो है आपस में संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं, और यह अमोनिया है जो चाहे तो वियोजित होकर डिकम्पोज होकर या पुनः हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बदल जाएगा। तो क्यों ना इसको बनते ही हटा लिया जाए। तो शर्त नेक्स्ट है कि अमोनिया को निर्मित होते ही इसे अभिक्रिया मिश्रण से अलग कर लिया जाए। ये 4 शर्त जो हैं हम लोग यदि फुलफिल करेंगे तो अधिकतम मात्रा में हमारा अमोनिया गैस उत्पादित होगा। तो उन शर्त को भी मैं लिखवा देता हूं, इसे पहले आप नोट करें। उसके बाद बता रहे हैं कि अमोनिया गैस को शुष्क कैसे किया जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या शर्त बताए हैं, अधिकतम उत्पादन के, ताप कम होना चाहिए, कोई पूछे क्यों, आप जानते हैं साम्य अवस्था में बात बताया गया होगा कि यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया उष्माक्षेपी हो तो यदि हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिजेक्शन में के रेट में वृद्धि होगी, इसमें बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, दूसरा शर्त है कि दाब उच्च होनी चाहिए ताकि अमोनिया का उत्पादन अधिक हो सके। तीसरी शर्त है कि तापमान को यदि कम करते हैं तो रेट ऑफ रिजेक्शन कम हो जाता है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ उत्प्रेरक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी पूछ देता है, तो Fe उत्प्रेरक या आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक होता है। इसमें वर्धक का कौन काम करता है, MO काम करता है, या इसमें अल्प मात्रा में जो एल्यूमिना और K2 डालते हैं या वर्धक का काम करता है, याद रखिएगा। और चौथा शर्त क्या है कि अभिक्रिया मिश्रण से अमोनिया को हम लोग क्या कर देंगे, निर्मित होती है हटा लेंगे। ठीक है, जिससे हमारी अधिकतम अमोनिया निर्मित हो सकता है। तो इसे नोट करें। तो अधिकतम अमोनिया के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होती है इसे समझ लें। देखिए ली चेटेलियर प्रिंसिपल है, ठीक है, जो साम्यावस्था में हम लोग सुने होंगे। इसी को हिंदी में लसातेलिए का नियम कहते हैं या लसातेलिए का सिद्धांत कहते हैं। तब अंग्रेजी में ही लिखिएगा, ली चेटेलियर सिद्धांत के अनुसार अधिकतम अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्न है। क्या है, चूंकि यह अभिक्रिया भी बताए हैं आपको कि रिवर्सिबल होता है और उष्माक्षेपी होता है, तो इसके लिए ताप कम होना चाहिए ताकि हमारे फॉरवर्डेड रिजेक्शन में बढ़ावा मिल सके। तो पहला कंडीशन होगा कि ताप निम्न होना चाहिए। कोई पूछे क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल रिजेक्शन है और उष्माक्षेपी, इसलिए ताप कम होगा तो हमारा प्रोडक्ट अधिक से अधिक मात्रा में बनेगा। ताप निम्न अर्थात 700 केल्विन होनी चाहिए, दाब उच्च अर्थात 200 atm होना चाहिए, इसलिए अनुकूल दाब होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक NH3 बन सके। ठीक है, ज्यों ही ताप कम करें अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए। यह उत्प्रेरक कौन होता है, आपको पता है कि आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इसमें अल्प मात्रा में एल्यूमिना और K2O मिले होते हैं। यहाँ लोहा वर्धक के प्रयोग भी
हम लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग और एमओ वर्धक का प्रयोग भी अर्लियर किया जाता था, लेकिन अब हम लोग इसके जगह पर आयरन ऑक्साइड और इसके साथ अल्प मात्रा में एल्यूमिना लगभग 3% और पोटेशियम K2O का प्रयोग लगभग 1% इसके मिश्रण का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चौथा शर्त है कि चूंकि रिजेक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए NH3 को बनते ही उसे अभिक्रिया क्षेत्र से हटा लेना चाहिए। तो इन शर्तों का यदि हम लोग पालन करें तो अधिक से अधिक मात्रा में हमें अमोनिया हम बना सकते हैं, अमोनिया को उत्पादित कर सकते हैं। तो यदि हेबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने के सिद्धांत पूछे तो आपको यहां तक लिख देना होगा, निश्चित रूप से आपको भरपूर अंक मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कि अमोनिया को शुष्क कैसे करेंगे। देखिएगा, लेबोरेटरी में जब हम लोग बना रहे थे, लेबोरेटरी मेथड से अमोनिया को बना रहे थे, तो देख रहे थे कि अमोनियम के साल्ट को हम यदि स्ट्रॉन्ग क्षार के साथ रिजेक्शन करा रहे थे तो अमोनिया गैस बन रहा था, उसमें जल भी बन रहे थे। तो अमोनिया में यदि नमी हो तो उसको कैसे हम लोग शुष्क करेंगे, उसको भी देख लें। तो याद रखिएगा कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए हमेशा नोट में याद रखिएगा कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसको कली चूना कहते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता है। अमोनिया में उपस्थित नमी H2O से संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यदि इसके जगह पर जल अवशोषक पदार्थ P2O5 का प्रयोग कर दें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, इसके जगह पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जल अवशोषक पदार्थ H2SO4 का हम लोग प्रयोग कर दें, ठीक है, इसके जगह पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग कर दें, तो यह तुरंत अमोनिया से संयोग करके अपने यौगिकों का निर्माण कर लेता है। इसीलिए अमोनिया को शुष्क करने के लिए हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा नोट में, हम हेडिंग दिलवा देते हैं, फटाफट इसको लिख लीजिए, नोट याद रखिएगा। इसको मैं गेस क्वेश्चन के तौर पे डाल रहा हूं, ड्राइंग ऑफ अमोनिया, हेडिंग भी दे सकते हैं चाहे तो। अमोनिया को कैसे शुष्क करते हैं, याद रखिएगा। अमोनिया को शुष्क करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में ड्राई कहते हैं, करने के लिए CaO का प्रयोग किया जाता है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि यह अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करता। प्रयोग किया जाता है न कि P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, H3PO4 लिख सकते हैं, ठीक है, फास्फोरिक एसिड का, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, क्योंकि CO का प्रयोग किया जाता है न कि P2O5 H2SO4 H3PO3 एनहाइड्रस CaCl2 का, क्योंकि ये NH3 से संयोग कर NH3 से अभिक्रिया करते हैं, NH3 से अभिक्रिया करते हैं। देखिए कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, यह हमारा है CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यह NH3 से रिजेक्शन नहीं करता है, यह NH3 से रिजेक्शन नहीं करेगा, नो रिजेक्शन होगा, याद रखिएगा, नो रिजेक्शन। हाँ, लेकिन यदि NH3 में नमी है उससे यह संयोग करेगा, यह नमी से संयोग करेगा, H2O से संयोग करेगा और बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइन के नाम से, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। पहला बात, इसलिए इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। यदि इसके जगह पर हम लोग H2SO4 का प्रयोग कर दें तो देखो H2SO4 क्या करेगा, यही अमोनिया है, यह H2SO4 इससे संयोग करके अमोनियम सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा बेटा? अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको संतुलित कर दो, अमोनियम सल्फेट बना दिया, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 दूनी के 6 2 8 4 दूनी के 8, क्लियर है, ठीक है, इसको समझ लो। यदि हम इसके जगह पर P2O5 का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग कर दें? P2O5। तो देखो पहले P2O5 करता क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल से संयोग करता है H2O से, और यह संयोग करके हमारा बनाता है H3PO4।
4। इसको संतुलित कर दो इस अभिक्रिया को, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हम 3 से कर देते हैं। हाइड्रोजन 3 3 का 9 हो गया, सॉरी हमारा हाइड्रोजन हो गया है 3 दूनी के 1 सेकेंड। यहाँ फास्फोरस हो गया 2, तो हमारा यहाँ फास्फोरस हो गया 2 और ऑक्सीजन हुआ 5, तो ये 5 और 3 8, तो यहाँ हमारा 4 दूनी के 8। हाइड्रोजन हो गया हमारा 3 दूनी के 6, तो यहाँ हमारा 3 दूनी के 6। यह बना लेता है H3PO4। क्लियर है। और H3PO4 क्या करता है, अमोनिया से संयोग करके अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है। देखिए यही H3PO4 है, यही हमारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यह अमोनिया से संयोग करेगा, अमोनिया से संयोग करेगा तो देखो क्या बनाता है, अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल 3 PO4 बना लेता है। इसको संतुलित कर दो, यह हम 3 से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखो यहाँ हमारा नाइट्रोजन 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 4 तिहाई बार है, 3 3 का 9 3 बार है, हमारा संतुलित है। तो देख रहे हो, इसको एक साथ समझना है। यदि हम H3PO4 को भी यदि यूज कर दें अमोनिया को ड्राई करने के लिए, इसमें उपस्थित नमी को सोखने के लिए, तो H3PO4 संयोग करके क्या बना लिया, अमोनियम फॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं, AMMONIum, अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है। और यदि P2O5 का प्रयोग करें तो पहले P2O5 नमी से संयोग करके H3PO4 बनाता है, ठीक है, और H3PO4 अमोनिया से संयोग करके अमोनियम फॉस्फेट, अपने लवण का निर्माण कर लिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यदि हम यूज कर दें, ध्यान दीजिएगा, CaCl2 यूज कर दें हम अमोनिया से रिएक्शन करके, यह एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। ध्यान दीजिएगा, CaCl2 into 8NH3, इसी को हम लोग एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कोई इसका पूछे कि नाम बताओ तो कैल्शियम क्लोराइड अमोनिएट, ठीक है। एक बोल रहा है कि नहीं सर हम ऐसे बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्टा अमोनिएट बोल सकते हो। इसमें अमोनिएट कितना दिखाई दे रहे हैं, 8, तो याद रखिएगा इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड अमोनिएट बना लेता है। यह एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए, अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। कोई पूछे क्यों, क्योंकि यह अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन नमी से संयोग करके, जल से संयोग करके सेलेक्ट लाइन बना देता है, अमोनिया को छेड़छाड़ नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमेशा अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का ही व्यवहार करते हैं, न कि P2O5 का। कभी भी हम लोग P2O5 का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिए, P2O5 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, H2SO4 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, H3PO4 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। जल अवशोषक पदार्थ हैं, क्योंकि ये संयोग करके अपने यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्टा अमोनिएट, या केवल कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड अमोनिएट, जिसको एडिशन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसे नोट करें। हम अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। पहला बात कि यह एक रंगहीन गैस है, कलरलेस गैस, इसका कोई रंग नहीं होता है, जिसमें तीव्र गंध पाई जाती है। अमोनिया का गंध अभी बताए हैं, कैसे आप महसूस कीजिएगा। यूरिनल में जाते होंगे, जहां पेशाब बार बार किया जाए, पानी ना डाला जाए, साफ ना किया जाए, तो यूरिनल से जो गंध आती है वो अमोनिया का ही गंध है। खटाल में जाएं, गौशाला में जाएं, ठीक है, उसके पेशाब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया पाई जाती है, जिसके डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप हमें जो अमोनिया प्राप्त होती है, उसी के कारण उसमें गंध पाई जाती है, वो अमोनिया का गंध है। तो अमोनिया का गंध से आप वाकिफ होंगे, ठीक है। यह हवा से हल्की होती है। कोई पूछे क्यों, क्योंकि इसका वेपर डेंसिटी जो होता है 14.4 से कम होता है। कैसे पकड़ लेंगे, आपको बताए थे। इसका वेपर डेंसिटी कितना होता है, 8.5 होता है, इसलिए हवा से हल्की होती है। यह जल के साथ H बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। यह एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और आपको पता है कि कोवैलेंट कंपाउंड जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं। लेकिन आपको यह भी बताया गया होगा कि वैसे कोवैलेंट कंपाउंड जो जल के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाए, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड दोनों का कंसेप्ट आपको दिया गया होगा कि यदि कोई अणु अपने ही अणुओं के साथ या दूसरे अणुओं के साथ जब H बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड,
और एक ही अणु के अंदर जब H बॉन्ड बनने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरामोलिकुलर H बॉन्ड। तो यह जल के साथ H बॉन्ड बनाते हैं, इसके कारण यह जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पर, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर एक आयतन जल में लगभग 1000 आयतन अमोनिया को घुलाया जा सकता है। कुछ पुस्तक लिखोगे कि एक आयतन जल में, ठीक है, लगभग 1300 आयतन अमोनिया को घुलाया। इसका मतलब है कि 1 ml जल हम ले लें तो उसमें 1000 ml तक अमोनिया को घुला सकते हैं। कोई पुस्तक लिखा होगा कि 1 ml जल ले लें तो उसमें 1300 ml तक अमोनिया को घुलाया जा सकता है, परंतु एक आयतन में 1000 आयतन परमाणिक पुस्तकों में दिया है, इसे याद रखें। देखिए H बॉन्ड कैसे बनाता है, देखिए यही अमोनिया है, यही अमोनिया है भैया, देखिए देखिए ये जल के साथ H बॉन्ड बनाएगा, यही जल है। आप चाहें तो इस पर डेल्टा निगेटिव लिख सकते हो, इस पर डेल्टा पॉजिटिव लिख सकते हो, इस पर डेल्टा निगेटिव लिख सकते हो। देखो दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच जो बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहते हैं। लिक्विड अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 240 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन होता है। लिक्विड अमोनिया क्या है, तो जब उच्च दाब पर अमोनिया गैस को हम लोग ले जाते हैं तो यही अमोनिया जो होता है द्रवित हो जाता है, जिसको हम लोग लिक्विड अमोनिया के नाम से जानते हैं। और लिक्विड अमोनिया का प्रयोग हम लोग कई जगह करते हैं, इसके उपयोग में देखते हैं, सॉल्वेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, हम केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, इसे नोट करें। देखिए ये डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव नहीं भी बनाइएगा तो काम चलेगा, लेकिन आपको बताया गया होगा कि यह प्रकार का है, ये भी एक प्रकार का दुर्बल आकर्षण बल है जो अणुओं के बीच लगता है। यह जल के अणु है और यह अमोनिया के अणु है, ठीक है। इसके बीच कौन सा बंधन बन रहा है, H बॉन्ड, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग सूचित किए हैं। तो आइए हम लोग अब अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज से ही जेईई में, नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से ही पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसको हम इंपॉर्टेंट करेंगे, उसे जरूर आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर आपको पता ही है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो यह आसानी से डोनेट कर देता है, लेविस बेस का कार्य करते हैं। तो देखो इसको हम हर दृष्टिकोण से प्रूफ कर रहे हैं कि यह बेसिक नेचर का होता है। पहला बात कि यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तथा जल से संयोग कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार बना रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जल से संयोग कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है जो आयनित होकर, आयनित का मतलब होता है आयोनाइज्ड, आयनित होकर OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड OH आयन देता है। अतः यह क्षारीय स्वभाव का, अतः यह क्षारीय स्वभाव का होता है, क्षारीय स्वभाव का होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, यही हमारा अमोनिया है, ठीक है। यह रिजेक्शन करेगा जल से, H2O से। तो सबसे पहले यह बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यह एक वीक बेस है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। देखो क्या दे रहा है, यह अमोनियम आयन दे रहा है प्लस OH माइनस आयन दे रहा है। और कोई भी रासायनिक पदार्थ जब वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं
तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। अर्हेनियस का सिद्धांत है कि कोई भी पदार्थ जब होता है रासायनिक पदार्थ वह वियोजित होकर OH आयन प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये क्षारीय स्वभाव का है। यह रेड लिटमस को ब्लू भी कर देता है। एक चीज याद रखिएगा, देखिए जब अमोनिया जो है जल से संयोग करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। जब मैं कहूं कि अमोनिया का जलीय विलयन, तो आप अमोनिया के जलीय विलयन के जगह पर NH3A2 लिख सकते हैं या आप इसके जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, क्योंकि अमोनिया जो है जल से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना है पुस्तकों में, अमोनिया का जलीय विलयन NH3A2 इस्तेमाल करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक चीज और समझिएगा, यही हमारा NH3 है, ध्यान दीजिएगा, NH3 क्या करता है, यह NH3 क्या करता है, यह क्या करता है, किसी प्रोटॉन को अपना यह लोन पेयर देता है, ठीक है, और जिसके फलस्वरूप हमारा अमोनियम आयन बनता है। यही अमोनिया है, AMMONI अमोनिया जो है, देखिए यह अपना लोन पेयर देता भी है और इस प्रोटॉन को क्या कर लेता है, इस प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो प्रोटॉन को ग्रहण किया, इस प्रोटॉन को ग्रहण किया तो ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार एसिड हो गया। और ये प्रोटॉन कहां से प्राप्त हुआ, जल से, H+। यह H प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। यह प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, जिसके कारण यह ब्रोस्टन लॉरी एसिड कहलाएगा। और करता क्या है, यह अमोनिया जो है अपने यह लोन पेयर को डोनेट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं और इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और अमोनियम आयन बनता है। तो देखो यहाँ क्या बन गया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन, AMMONI अमोनियम आयन। इस बात से भी साबित हो रहा है कि यहाँ NH3 हमारा क्या है, क्षार है, क्योंकि यह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे रहा है, इसलिए यह लेविस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। साथ ही अब प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, तो प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया तो ब्रोस्टन लॉरी के अनुसार क्या होगा, एसिड हुआ। तो यह स्पष्ट होता है कि यह क्षारीय स्वभाव का है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। जब यह क्षार है तो अम्ल से संयोग करके लवण बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, रिजेक्शन विथ एसिड। यह एसिड से संयोग करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह क्षारीय स्वभाव का है। देखिए यही हमारा अमोनिया है, यदि इसको हम H2SO4 से संयोग करा दें तो ये अमोनियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, हमारा अमोनियम सल्फेट बनाएगा। तो समीकरण को संतुलित कर देते हैं, हम 2 मोल ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बना लिया। देखो यहाँ सल्फेट हमारा 1 है और यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ नाइट्रोजन हमारा 2 है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, 2 8 हो रहा है, तो यहाँ 4 गुना का 8 हो रहा है। इसी को कहते हैं अमोनियम सल्फेट, AMMONI अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। और इसको यदि हम डिकम्पोज भी कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो हमारा अमोनिया बन जाएगा। याद रखिएगा एक चीज और, यदि अमोनिया है, यदि HCl से रिएक्शन करा दें तो देखो यह क्या बना, अपना अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देखो क्या बन गया, NH4Cl। इसका व्हाइट फ्यूम प्राप्त होता है, व्हाइट फ्यूम, उजला धुआं प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया के द्वारा अमोनिया की जांच होती है। HCl के भीगे हुए छड़ को अमोनिया गैस के सामने ले जाते हैं। जो ही अमोनिया गैस से संयोग करता है नौशादा, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, इसका उजला धूम प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह निकलने वाली गैस या वह गैस अमोनिया है। तो अमोनिया गैस की जांच भी कर लेते हैं और इस विधि से HCl की भी जांच होती है। तो यहाँ देखो अमोनियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है, यह सब साल्ट है। देखो इसी प्रकार NH3 का रिएक्शन हम नाइट्रिक अम्ल से करा दें, HNO3 से करा दें, तो देखो ये अमोनियम नाइट्रेट बना लेता है, NH4NO3 NH4NO3। देखो NO3 NH4NO3 आ जाए, इसी को कहेंगे हम क्या, AMMONI अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। देख रहे हो
यह सब क्या बना है, सब साल्ट है। क्या है छोटो, साल्ट है। लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया NH3 के क्षारीय गुण को दर्शाता है। क्षारीय गुण को दर्शाता है, क्षारीय गुण को दर्शाता है। नोट करें, एक नोट में बात याद रखिएगा। देखिए, लिक्विड अमोनिया H2O के तरह आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। देखिए कैसे, ये लिक्विड अमोनिया है NH3। देखिए ये आयोनाइज जल के तरह होता है। जैसे कैसे, यह अमोनियम आयन देगा प्लस एमाइड आयन देगा NH2 माइनस। इसी को हम लोग कहते हैं एमाइड आयन। क्या कहते हैं बेटा, एमाइड आयन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जल कैसे आयोनाइज होता है, H2O कैसे आयोनाइज होता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। यदि 2 मोल लोगे, तुम 2 मोल जल लोगे तो कैसे यह आयोनाइज होगा, आपको पता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। देख लो, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोनियम आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। या ऐसे करोगे तो H प्लस आयन देगा या OH माइनस देगा। लिक्विड अमोनिया जो होते हैं जल के तरह ही आयोनाइज्ड होते हैं। तो जल कैसे आयोनाइज्ड होते हैं आपको पता है, शुद्ध जल आयोनाइज नहीं हो सकता है, अम्लीय या क्षारीय जल ही आयोनाइज्ड होते हैं। हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, रिजेक्शन विथ मेटल। देखिए धातु के साथ, खासकर सोडियम और पोटेशियम के साथ इसको गर्म कर देते हैं हम अमोनिया को, तो यह क्या करते हैं, अपना एमाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, धातु अपना एमाइड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं एमाइड, देखिएगा ध्यान से। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, मेटल एमाइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। देखिए सोडियम है और इसको हम अमोनिया के साथ रिजेक्शन कराते हैं NH3 के साथ। इसको गर्म किया जाता है, लगभग हम लोग इसको 575 केल्विन पे गर्म करते हैं, याद रखिएगा। तो यह क्या बनाता है, NaNH2 प्लस H2 बनाता है। समीकरणों को संतुलित कर दो, सोडियम 1 है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, तो हमारा नाइट्रोजन NaNH2, हमारा नाइट्रोजन कितना हो रहा है बेटा, इसको कहते हैं सोडियम एमाइड। हाइड्रोजन हो रहा है 3 दूनी के 6 और हमारा 3 दूनी के 6 हो रहा है, 3 दूनी के 6 हो रहा है। और यहाँ हमारा हाइड्रोजन, तो देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोडियम 2, यहाँ सोडियम 2 ले लो, इसको कह सकते हैं सोडामाइड। क्या कहते हैं इसको, इसी को सोडामाइड कहते हैं, सोडामाइड या सोडियम एमाइड कह सकते हो। अब देखो तो बैलेंस हो गया, सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 2 है, हमारा नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हमारा 4 और 2 6, 3 दूनी के 6 हो रहा है। इसी प्रकार हम पोटेशियम ले लेंगे 2 मोल NH3 से के साथ, इसको जेम ही गर्म करेंगे हम लोग, कितना पे भैया, 575 केल्विन पे, अप्रॉक्स 575 केल्विन पे इसको गर्म करते हैं। तो ये पोटेशियम एमाइड बनेगा KNH2, इसको कहते हैं पोटेशियम एमाइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। संतुलित कर दो, 2 पोटेशियम 2N KNH2 होता है बेटा, KNH2 पोटेशियम एमाइड और सोडामाइड और पोटेशियम एमाइड का प्रयोग हम लोग रिएजेंट के तौर पे ऑर्गेनिक रिजेक्शन में करेंगे। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सोडामाइड का NaNH2, पोटेशियम एमाइड का KNH2, याद रखिएगा, ठीक है। राइट डाउन प्लीज। ऑक्सीडेशन, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे नाइट्रिक अम्ल के जब हम उत्पादन पढ़ेंगे ओसवाल्ड विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल की उत्पादन, तो भी ये रिजेक्शन आएगी। देखिए अमोनिया का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग जब हम लोग प्लेटिनम और रोडियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में हम लोग करते हैं, तो यह जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है,
ठीक है। और पुनः यह नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, संयोग करके ऑक्सीजन से NO2 बनेगा और NO2 को हम लोग जब ही जल में घोलेंगे नाइट्रिक अम्ल बनने लगेगा। तो उस वाल्ड विधि जिसके द्वारा जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन सीखेंगे तो वहीं अभिक्रिया आएगी। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या है, NH3 है, ठीक है। और इसका संयोग हम O2 से करा रहे हैं, याद रखिएगा। यह हमारा प्लेटिनम और RH जो होते हैं गैस कैटलिस्ट होते हैं, इनका जाली होता है, इसी से हम लोग अमोनिया और ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। लगभग तापमान 800 डिग्री सेल्सियस या इसी को आप केल्विन में बदल सकते हैं 1073 केल्विन होता है। यदि दाब को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। लगभग ये 1073 केल्विन पे संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड का और जल का निर्माण करते हैं। समीकरण को बैलेंस कर दिया जाए, यहां हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो तो हमारा ऑक्सीजन 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ कर दो 6 दूनी के 12 कर दो, हाइड्रोजन हमारा 12 हो गया और यहाँ हमारा नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ नाइट्रोजन 4 कर दो। ऑक्सीजन हो रहा है 6 दूनी के 12 तो 6 दूनी के 12 हो रहा है। एक सेकेंड, 6 दूनी की से 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी का 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। तो देख रहे हो इसी क्या किसमें बदल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो कोई पूछे कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का संयोग प्लेटिनम RH उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। यह नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत ऑक्सीजन से संयोग करके NO2 देता है और NO2 को हम लोग जल में घोलते हैं तो लगभग 68% हमारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका डिहाइड्रेशन हम लोग करेंगे तो लगभग 98% हमारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो उसका उत्पादन हम लोग वहां सीखेंगे। देखिए कंबशन का मतलब होता है दहन, ठीक है। यह रिजेक्शन कई बार पूछा गया, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कंबशन का मतलब होता है दहन। देखिए अमोनिया साधारणतः न तो जलता है, न जलना चाहता है और न ही दहन का पोषक पदार्थ है, लेकिन इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो यह येलो फ्लेम के साथ जलता है और नाइट्रोजन देता है। देखिए यहाँ यही हमारा अमोनिया है और यही हमारा अमोनिया है और ये ऑक्सीजन के साथ जलता है, दहन की क्रिया जिसको हम कहते हैं। तो क्या देगा, हमारा नाइट्रोजन देगा और जलवाष्प देता है। और किस फ्लेम के साथ जलता है, येलो फ्लेम के साथ, येलो फ्लेम के साथ यह जलता है। समीकरण को संतुलित हम लोग कर देते हैं, समीकरण को संतुलित कर देते हैं। 4 हम अमोनिया ले लेते हैं छोटू और यहाँ देखो 4 अमोनिया 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ नाइट्रोजन है 4 तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, नाइट्रोजन हो गया 4, हमारा हाइड्रोजन हो रहा है 4 तिहाई 12 तो यहाँ हम 6 दूनी के 12 कर देते हैं। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। तो दहन की क्रिया याद रखिएगा कि अमोनिया जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन की क्रिया कराते हैं, इसको जलाते हैं तो यह हमको नाइट्रोजन प्राप्त होता है, हमको नाइट्रोजन मिलता है और जलवाष्प प्राप्त होता है और यह येलो फ्लेम के साथ हमारा अमोनिया गैस जलता है। नोट करें। रिएक्शन विथ हैलोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जेईई में, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अभी स्टेट का एग्जाम हुआ था टीचर बनने के लिए, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। वैसे हम क्लोरीन पढ़ाए थे, वहां भी इसकी बताए थे। तो हैलोजन की अभिक्रिया में खासकर क्लोरीन की अभिक्रिया या क्लोरीन के जगह पर ब्रोमीन की अभिक्रिया पूछ सकता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन की अभिक्रिया सिमिलर होगी। देखिए सबसे पहला केस नंबर 1 कई बार पूछा जाता है कि एक्सेस क्या होता है जब क्लोरीन एक्सेस अमोनिया से अभिक्रिया करता है। यदि एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ एक्सेस क्योंकि 8 मोल है 3 मोल है, समीकरण संतुलित है, हमारा 8 नाइट्रोजन है तो यहाँ 6 और 2 8 नाइट्रोजन है।
इसी रीति के अनुसार यदि एक्सेस अमोनिया, यदि कहते एक्सेस अमोनिया आपसे दे दे, एक्सेस अमोनिया आपसे कोई पूछे कि बोरोमीन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो सेम आप प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, यह बनाएगा अमोनियम ब्रोमाइड बनाएगा, और क्या बनाएगा हमारा, नाइट्रोजन मुक्त करेगा। सेम कोफिशिएंट यहाँ भी हम लगा देंगे 3, यहाँ 8। इसी प्रकार फ्लोरीन भी क्या करता है, रिजेक्शन करता है अमोनिया से। ठीक है, यदि आपसे कह दे कि क्या होता है जब अमोनिया फ्लोरीन से रिजेक्शन करता है, ठीक है, फ्लोरीन से रिजेक्शन करेगा तो ये भी यही बनाएगा, अमोनियम फ्लोराइड बनाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस देगा। तो इस रिजेक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, यदि यह एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अपना साल्ट बनाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, फ्लोरीन होगा तो अमोनियम फ्लोराइड बनाएगा। क्लियर है? यह कई बार पूछा गया है। केस नंबर 2, यदि अमोनिया जो है रिजेक्शन करे क्लोरीन से, ब्रोमीन से, और क्लोरीन ब्रोमीन एक्सेस हो, ठीक है, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन की रिजेक्शन सिमिलर होती है, तो यह बनाता है यदि क्लोरीन से रिजेक्शन करे तो NCl3, और NCl3 क्या है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक, आपको हम बता चुके हैं। इसी रीति के अनुसार यदि आपसे पूछे कि क्या होता है जब अमोनिया एक्सेस ब्रोमीन से प्रतिक्रिया करता है, एक्सेस का मतलब ज्यादा ब्रोमीन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NBr3, नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड और HCl बनेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, यह बार बार परीक्षा में आता है। ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, गेस क्वेश्चन कर रहे हैं 2021 के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत आसान चूंकि पूछा जा रहा है आजकल आपसे, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा तो अमोनिया का सेट बताओ, प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए कि क्या होता है जब अमोनिया, एक्सेस अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो एक्सेस याद रखिएगा तो हमेशा NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, और एक्सेस क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो MCl3। यही दो रिएक्शन बार बार पूछे जाते हैं, यही दो रिएक्शन बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल का एक नोट याद रखिएगा। आयोडीन से प्रतिक्रिया होगा कि नहीं, देखिए आयोडीन जो है लिक्विड NH3 से अभिक्रिया करके डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है, डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो शुष्क अवस्था में एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, नमी में वो एक्सप्लोसिव नहीं, लेकिन शुष्क अवस्था में एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक। उस पर झटका मारा जाए, ठीक है, उसको रगड़ा जाए तो क्या करेगा, वह विस्फोट करता है और आयोडीन लिबरेट करता है, आयोडीन मुक्त करता है। ठीक है, आप चुटपुटिया देखिए ना, दीपावली में, मुहर्रम में छोड़े में रगड़ते थे, ऐसे पटाक पटाक बजता था, बंदूक में ऐसा लगा देते उसका रील टाक 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 करता था। ठीक है, तो उस तरह का विस्फोटक है या क्या हमारा NH3NI3। तो देखिए यह NH3 अमोनिया जो है आयोडीन से संयोग करता है तो NH3NI3 बनाता है। और आपको पता है जब हम नाइट्राइड पढ़ा रहे थे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, वहां बताया थी यह कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम है क्या, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। क्या है छोटू, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट, AMMONIT, अमोनिएट होता है। यह किस कलर का आता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखिएगा। और यदि इसको गर्म किया जाए, रगड़ा जाए, तो यही कंपाउंड टूट करके हमको नाइट्रोजन देंगे, आयोडीन देंगे, अमोनियम आयोडाइड देगा और विस्फोटक है, ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, याद रखिएगा, इसे नोट करें। आइए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है रिजेक्शन विद CO2 देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए लिक्विड अमोनिया जो होता है, ठीक है, CO2 से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब इसको रिजेक्शन कराते हैं तो सबसे पहले ये संयोग करके अमोनियम कार्बामेट बनाता है, और ये अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोज होकर यूरिया देता है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा एक और बात, नोट में इसको लिखवाएंगे कि यदि जलीय अमोनिया से यदि हम CO2 प्रवाहित कर दें तो अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। दो कंडीशन है, इसका शर्त है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्योंकि यही पहला वाला पूछा जाता है। NH3 है, यह लिक्विड अमोनिया होना चाहिए। इसका रिएक्शन हम CO2 से कराते, लगभग 453 से 473 केल्विन तापमान होता है, 220 ATM पर यह संयोग करके सर्वप्रथम अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। इसका सूत्र होता है NH2COONH4, इसको कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। क्या कहते हैं बेटा,
अमोनियम कार्बामेट कहते हैं, अमोनियम कार्बामेट कहते हैं, और ये डिकम्पोज होकर देता है यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया देता है, जिसको हम लोग कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, प्लस H2O देता है। देखो यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6, तो 4 2 6, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 और 2, तो यहाँ 1 और 1 यहाँ 2, समीकरण संतुलित है। यहाँ एक नोट में बात याद रखिएगा, इस समीकरण को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि NH3 इस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, समीकरण संतुलित, NH3 प्लस CO2, यहाँ सेम कंडीशन आप लिख सकते हैं, सेम कंडीशन लिख सकते हैं, और यहाँ क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, यहाँ क्या यूरिया NH2CO NH2 होता है, यूरिया का फॉर्मूला सबको पता है, ऐसे भी लिख सकते हो NH2C डबल बॉन्ड हो NH2 प्लस H2O लिख सकते हो। देखो तो यूरिया है, कार्बामाइड, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, यहाँ 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 इधर है तो ऑक्सीजन 2 इधर। आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब ऐसे आ जाएगा। नोट में एक बात लिखिएगा कि जलीय अमोनिया से CO2 प्रवाहित करने पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए, जलीय अमोनिया कहते हैं किसको है? NH3 प्लस H2O को कहते हैं। इसके जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, इसमें CO2 को प्रवाहित करना है तो बन जाता है हमारा अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, समीकरण को संतुलित कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 और 2 8, 4 2 में क्या? अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अंतिम मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अभी आपका टेस्ट हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे जटिल यौगिकों का निर्माण करता है उसको समझते चलिएगा। ठीक है, पहले इसे नोट करें। तो आइए अब रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिजेक्शन ऑफ हेवी मेटल साल्ट। हेवी मेटल साल्ट में कौन कौन आते हैं? Fe+3 के साल्ट हो सकते हैं, क्रोमियम+3 के साल्ट हो सकते हैं, एल्युमिनियम+3 के साल्ट हो सकते हैं, ETC इसके साल्ट हो सकते हैं, इसके क्लोराइड हो सकते हैं, इसके सल्फेट हो सकते हैं। तो हेवी मेटल के साल्ट से यदि एक्वस अमोनिया रिएक्शन करेगा तो इस लवण के हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा। यदि FeCl3 रिएक्शन करेगा एक्वस अमोनिया से तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा। क्रोमियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा यदि एक्वस अमोनिया से तो क्रोमियम क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। एल्युमिनियम के क्लोराइड रिएक्शन करेंगे AlCl3 यदि एक्वस अमोनिया से तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप एक्वस अमोनिया किसको कहते हैं? एक्वस अमोनिया इसको कहेंगे NH3AQ को कह सकते हैं, या आप इसी को ऐसे कह सकते हो, इसी को एक्वस अमोनिया कहेंगे, या ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो NH3 सबसे पहले जल से रिएक्शन करेगा, इसी को हम लोग एक्वस अमोनिया कहेंगे, एक्वस एक्वस अमोनिया बोल सकते हो, या इसी के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं NH3AQ लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अमोनिया। तो जब एक्वस अमोनिया का है तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज करेंगे। ठीक है, आप NH3AQ का भी प्रयोग कर सकते हो। तो देखो अब रिएक्शन कैसे हम करा रहे हैं, यही एक्वस अमोनिया है। ठीक है, यह एक्वस अमोनिया है, आप इसको एक्वस अमोनिया को ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। छोटो यहाँ देखो, हम FeCl3 ये हम यह फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिए और इसका रिएक्शन कराते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। यही हमारा जलीय विलयन है। तो देखो रिएक्शन करके क्या देगा, यह हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो हमको कितने OH की आवश्यकता पड़ेगी? 3। तो यहाँ मैं 3 मोल ले लिया। देखो तो यह क्या बन गया? FeOH का होल थराइस, FeOH का होल थराइस, यह ठोस अवस्था में
प्राप्त होता है, पीपीटी या ब्राउन पीपीटी प्राप्त होता है, ब्राउन पीपीटी या ब्राउन कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। और देखो हमको क्या बन रहा है, NH4Cl प्राप्त होगा, नौशागर बन गया हमारा NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कितना मोल है, 3 मोल, बैलेंस कर दो। इसी प्रकार हम करते हैं CrCl3, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लें और अमोनिया के जलीय विलयन से रिएक्शन करा दें, NH4OH से हम करा दें रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यदि NH4OH से हम रिएक्शन करा दें तो यह भी इसको 3 मोल ले लो, यह भी देखो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, CrOH का होल थराइस बन गया। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, देखो सॉलिड के जगह इसके जगह पर ऐसे भी हम तीर दे सकते हैं, ऐसे भी तीर, एक पीपीटी को सूचित करता है। यह ग्रीन कलर का हमारा अवक्षेप प्राप्त होता है, ग्रीन पीपीटी प्राप्त होता है। ऐसे लिख भी सकते हो इसका नाम, या नहीं तो ये दे सकते हो, देने की भी जरूरत आपको नहीं है। अब प्लस देखो तो क्या बना, NH4 3 Cl है तो पुनः हमारा 3 NH4Cl बन सकता है। इसी प्रकार जिंक सल्फेट से भी रिएक्शन हो सकती है। आपको कराना है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें और प्लस रिएक्शन करा दें NH4OH के एक्वस इस अमोनिया के जलीय हम लोग विलयन से एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा भैया, अमोनियम। देखो तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उजला अवक्षेप बन जाएगा, ये भी 3 मोल ले लो। AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl हो सकता है कि नहीं, तो इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो समझा रहे हैं उसको देखिएगा ध्यान से, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर ले पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान में रखिएगा, हर साल ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैं गेस क्वेश्चन 2021 लिख रहा हूं। देखिएगा NH3 जो होता है लेविस बेस का कार्य करता है। ठीक है, यह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी ट्रांजिशन मेटल आयन या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को डोनेट करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल आयन या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखिए ये पहला रिएक्शन है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन से अमोनिया का जलीय विलयन प्रतिक्रिया करता है या अमोनिया का विलयन प्रतिक्रिया, तो अमोनिया का विलयन के जगह पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला रिएक्शन यही कॉपर सल्फेट है। ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, यह रिएक्शन करता है किससे, अमोनिया के जलीय विलयन से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन यदि हम एक्सेस ले लेंगे, एक्सेस का मतलब इसके मोलों की संख्या अधिक होना चाहिए, EXC डबल एक्सेस होना चाहिए। तो जब भी यह रिएक्शन करेगा तो यह एक डीप ब्लू सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। देखिए कॉपर +2 अवस्था में, ठीक है, कॉपर जो होते हैं +2 अवस्था में अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या बनाएंगे, यहाँ कॉपर बना लेंगे, यहाँ NH3 का होल 4 बना लेंगे और यहाँ हो जाएगा SO4 बना लेगा और प्लस H2O बना लेगा। कैसे हम समझे हैं कि NH3 का होल 4 SO4 बना, इसको समझिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉपर बनाएगा उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होनी चाहिए और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 कोऑर्डिनेशन संख्या में ही यह अपने जटिल यौगिकों का जनरली निर्माण करता है +2 अवस्था में। कॉपर हुआ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ +4, जिंक होगा +4, कैडमियम होगा +4 बनाएगा। ठीक है, और यहाँ SO4 काउंटर आयन के रूप में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ 4 सल्फेट का -2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है कि नहीं। हमेशा +2 स्टेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा कॉपर का, तो +2 स्टेट में या कंपाउंड अपना जटिल यौगिक बनाएगा। और यहाँ H2O बना ली, एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ देखो हमारा NH3 4 लिए हैं तो यहाँ हम 4 कर दो। ठीक है, अब हमारा जल कितना बच रहा है बेटा, यहाँ जल हमारा 4 H2O कर दो। यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 तिहाई 12, अब 12 8 20, यहाँ 4 चौका 16, 16 4 20 हो रहा। इसका नाम क्या होगा, तो नाम आपको हम पढ़ा चुके हैं जटिल यौगिकों में, इसका नाम होगा टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट
यह डीप ब्लू सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? डीप ब्लू सॉल्यूशन। इस समीकरण को हम ऐसे लिख दें, किसी को ऐतराज, इसको हम यहाँ ऐसे लिख दें, AQ बना दे तो किसी को ऐतराज, अब प्लस 4H2O लिख देते हैं, 4H2O। ये डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा भी अमोनिया की जांच होती है। ध्यान दीजिए, इसी समीकरण को NCERT ऐसे लिखा है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कैसे वियोजित होगा, कॉपर प्लस 2SO4। यहाँ देखो Cu2 प्लस टूटे एक्वस में टूट गया कॉपर सल्फेट, और यहाँ हमारे जलीय NH3 के जगह पर हम NH3 एक्वस लिख दे तो किसी को ऐतराज, बोलो, बना दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा CuNH3 का होल 4, हमेशा कोऑर्डिनेशन संख्या 4 ही आपको देना है कॉपर के स्थिति में। अब बताओ ये सल्फेट काउंटर आयन से हमें यदि बाहर कर दे तो इस पर कितना चार्ज आता है, +2 या 2+, यहाँ दे सकते हैं एक्वस। कोई पूछे कि क्या बन गया भैया, तो आप कह सकते हैं टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन बन गया। ये कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। कोई पूछे क्या होता है जब कॉपर सल्फेट जो होता है जलीय अमोनिया से अभिक्रिया करता है या अमोनिया से अभिक्रिया दे देगा, तो कहिएगा कॉपर सल्फेट का विलयन जो है जलीय अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट बनाता है, या आप ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार जिंक का आ जाओ, Zn का रिएक्शन, ZnSO4, हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे इसका, ठीक है, और एक्वस अमोनिया ले लेते हैं NH4 OH NH4 OH ले लेते हैं। यदि हम किस फॉर्म में ले लेते हैं, AQ के फॉर्म में, देखो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Zn NH3 का होल 4, 4 कोऑर्डिनेशन संख्या दे देना है, काउंटर आयन के तौर पे क्या चला जाएगा, SO4 चला जाएगा, अब प्लस 4H2O कर दो, समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका नाम कोई पूछे वही हो जाएगा टेट्रा एमाइन जिंक 2 सल्फेट हो जाएगा। इसी समीकरण को आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ये जल में टूटेगा तो क्या देगा, Zn+2 AQ के फॉर्म में NH4OH, जो जलीय अमोनिया है उसके जगह पर हम जलीय अमोनिया का जगह पर NH3AQ लिख दें, किसी को ऐतराज, बोलो। अब क्या होगा समीकरण, अब ऐसे लिख देंगे Zn NH3 का होल 4, 4 कोऑर्डिनेशन संख्या। बताओ यहाँ सल्फेट काउंटर आयन के बाहर रहता है, ये बाहर है, यदि टूटेगा तो इस पर -2, तो इस पर क्या आता है +2, तो यहाँ क्या लिख देंगे +2, AQ में हम बना देंगे। यहाँ भी क्या बना देंगे बेटा, देखो AQ में बना देंगे, एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है 4H2O। देखो यहाँ समीकरण संतुलित नहीं है, 4 NH3 यूज किए हैं तो 4 कर दो, यहाँ भी देखो 4 छूट चुका है, कर दो। इसी प्रकार कैडमियम का रिएक्शन दे देगा Cd2+ एक्वस, यहाँ दे देगा NH3 एक्वस, रिएक्शन करा लोगे। यदि हमारा बिल्कुल जिंक कैडमियम Hg एक ही तरह के यौगिक बनाएंगे तो यहाँ कैडमियम कितने एमाइन से संयोग करेगा, 4 एमाइन से जुड़ेगा जटिल यौगिकों में। तो मुझे उम्मीद है कि भर लोगे इसे, किसी को ऐतराज, अरे बोलो। एक चीज और ऊपर देख लीजिएगा, Ag से सिल्वर के, देखो यहाँ देगा AgCl एक्वस सॉल्यूशन इसका ले लें, और यहाँ हम जलीय अमोनिया ले लेते हैं NH4OH ले लेते हैं, इससे यह संयोग करेगा तो हमेशा सिल्वर जो है +1 स्टेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और ऐसे जटिल यौगिकों में सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो यहाँ कितना हम ले AgNH3 का होल 2, अब बाहर कर देंगे AgCl लिए हैं तो काउंटर आयन पे Cl एक्वस फॉर्म में +2H2O कर देंगे, क्या कर देंगे 2H2O कर देंगे, और यहाँ हम देखो कितना लिए हैं 2 कर दो, हमारा हाइड्रोजन 4 दूनी के 8 2 10, यहाँ देखो 3 दूनी के 6 4 10 बैलेंस है। आप इसी समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, AgCl के जगह पर क्या हो सकता है, यह वियोजित होगा तो Ag+ हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या, एक्वस अमोनिया की जगह पर Na3AQ लिख सकते हैं, एरो मार्क, कितना कोऑर्डिनेशन कम नंबर वाले हमको जटिल यौगिक बनाना है 2, तो लिख देंगे AgNH3 का होल 2। अब बताओ ये Cl हटेगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा,
प्लस, तो यहाँ प्लस देके एक्वस लिख सकते हो। किसी को एतराज, आप इस तरह से समीकरण लिखो या इस तरह से लिखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मरकरी भी इसी रीति के अनुसार करेगा। तो जिंक वाला रिएक्शन और कॉपर वाला रिएक्शन तो बार बार पूछा जाता है। एक चीज और, BF3 से रिएक्शन एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, इसको मिटाएं। हमेशा रहिए, कॉपर हमेशा ऐसे जटिल यौगिक का निर्माण करेगा जिसमें उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो। तो मैंने 4 NH4OH यूज किया है या 4 NH3। कॉपर हो, जिंक हो, कैडमियम हो, ठीक है, ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। या यूं कहें कि ऐसे जटिल यौगिकों में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। आपको ऐसे लिखना है कि कहीं दिक्कत नहीं हो। फिर से समझ लीजिए, देखिए हम कॉपर सल्फेट ले लिए, यदि यह एक्वस अमोनिया के एक्सेस से प्रतिक्रिया करें तो कैसे समझेंगे कि कौन जटिल यौगिक बनाएगा। तो हमेशा याद आपको रखना है कि यह 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर में अपने कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो मैंने Cu लिख दिया और NH3 चूंकि एमाइन यहाँ लिगेंड है तो 4 कर दिया, और SO4 काउंटर आयन के तौर पे हम लिख देंगे। जो लवण लेंगे, जिस लवण के ऋणात्मक पार्ट जो रहेगा वही हम काउंटर आयन के तौर पे लिख देंगे। एकदम भोजपुरी में समझो, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और H2O बाहर, इसका नाम हम लिख देंगे जो होगा, यह याद रखें डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, ऐसे लिखना है। तो कॉपर +2 SO4 - 2 टूट जाएगा। तो यहाँ कॉपर +2 एक्वस मैंने लिया और जलीय अमोनिया के जगह पर हम NH3A2 लिए। हमको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ CuNH3 का होल 4 कर दिया। और देखो अब यहाँ कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, क्योंकि सल्फेट आयन पर -2 होता था, तो इस -2 को हटा देंगे तो इस पर हमारा +2 राइज हो रहा है। तो यहाँ +2 मैंने लिख दिया, A2 लिख दिया, मतलब जलीय विलयन में यह आयन देगा, डीप ब्लू आयन हमारा बन रहा है। इसी रीति के अनुसार जिंक कैडमियम का रिएक्शन आपको लिख लेना होगा। अब देखिए, तो हम कॉपर वाला मिटा रहे हैं। एक चीज समझिएगा, एक रिएक्शन पूछा गया है कि BF3 से रिएक्शन, देखिए यही NH3 है, यह BF3 से रिएक्शन करेगा तो अपने यह लोन पेयर को यह डोनेट कर देता है, ऐसे कंपाउंड बन जाएगा NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। याद रखिएगा, यह एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यह कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। NH3 जब BF3 से रिएक्शन करता है तो इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्थापित हो जाता है और दोनों अणु जुड़ जाते हैं। बात समझ चुके होंगे, इसे नोट करें। हम यूजेज और टेस्ट ऑफ अमोनिया बता रहे हैं। तो अमोनिया की यूजेज आप देख लें, इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमोनिया का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे, देखिए ओस्वाल्ड विधि के द्वारा हम लोग, याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। कई बार पूछा जाता है ऐसे कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां हैं, 4 वो विधि दे देगा, उसमें से आपको चुनना होगा। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 प्रमुख विधियां हैं जिसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे प्रमुख जो विधि है, ओस्वाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करने पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी बताए थे, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन से संयोग करके NO2 देता है, NO2 को जल में घोलने पे नाइट्रिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा। सॉल्वेट प्रोसेस, देखिए कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि सॉल्वेट प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो आप मैट्रिक में भी सोडियम कार्बोनेट आप सुने होंगे, धोबिया सोडा कैसे बनाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन हम लोग सॉल्वेट प्रोसेस के द्वारा जब करते हैं तो उसमें भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने लिख दिया कि सॉल्वेट प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में NH3 का प्रयोग होता है। उतार देना है इसी को। देखिए लिक्विड अमोनिया का प्रयोग सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। देखिए ये भी लाइन याद रखिएगा, NH3 का प्रयोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन युक्त 2 उर्वरक का नाम लिखे, जैसे अमोनियम सल्फेट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। DAP का तो नाम आप बहुत जानते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या कहोगे, डाई अमोनियम फॉस्फेट। यूरिया तथा रेयान एक रेशा है कि इसके निर्माण में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अमोनिया का। लिक्विड अमोनिया जो होता है इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होने के कारण, याद रखिए, इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट के तौर पे किया जाता है। क्लींजिंग एजेंट के तौर पे इसका प्रयोग फर्नीचर तथा ग्लास सरफेस को साफ करने के लिए हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। तो कुछ ये अमोनिया का प्रयोग हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि अमोनिया की जांच कैसे की जाती है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो आइए अमोनिया का टेस्ट समझ लेते हैं कि अमोनिया गैस को कैसे जांचते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अमोनिया गैस की जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCl से भीगे हुए छड़ को अमोनिया गैस के पास ले जाते हैं। जो ही उसके संपर्क में आता है NH4Cl का व्हाइट फ्यूम देता है, उजला धुआं प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो अमोनिया गैस है या दिया गया अमोनिया गैस है या HCl की भी जांच आप कर सकते हैं। तो आपको बताए थे कि यह NH3 जो ही HCl से संयोग करेगा NH4Cl प्राप्त होगा, इसका क्या प्राप्त होगा, व्हाइट फ्यूम प्राप्त होगा, व्हाइट फ्यूम प्राप्त होगा। दूसरा जांचने की तरीका है कि यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, गीली हल्दी को यह क्या कर देता है बेटा, ब्राउन कलर में परिवर्तित कर देता है। तो हल्दी और लिटमस को छोड़ करके इसका केमिकल टेस्ट याद रखिएगा, यह दो टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा। देखिए यह क्लोरोप्लेटेनिक एसिड है, इसका सूत्र होता है H2PtCl6। इसका आयु पैक नेम कई बार कंपटीशन में पूछा गया, आपको हम बताए हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के काउंटर आयन में हाइड्रोजन हो तो समझ जाना है कि वह एसिड है, और यदि एसिड होता है तो काउंटर आयन का नाम न लिख के, ठीक है, धातु के नाम में इक एसिड जोड़ते हैं। तो इसका कोई नाम आपसे पूछे तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को पहले छोड़ दो, इसका नाम होगा हेक्साक्लोरो या हेक्साक्लोराइडो, ठीक है, प्लेटेनिक 4 एसिड। यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 लिख देंगे, प्लेटेनिक 4 एसिड। या दूसरा नाम जैसे लिखते थे हाइड्रोजन लिख देंगे हेक्साक्लोरो या हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4, प्लेटिनेट 4। चूंकि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऋणात्मक है तो धातु के नाम में 8 लगेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो या हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4। जब ही अमोनिया से रिएक्शन करता है ये अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट का पीला अवक्षेप देता है, जिससे अमोनिया की जांच हो जाती है। एक है नेस्लर्स रिएजेंट, इसको हम डी ब्लॉक पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है याद रखिएगा, नेस्लर्स रिएजेंट या K2HgI4, ठीक है, टेट्राआयोडो पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट एक जटिल यौगिक है मरकरी का, इसी के क्षारीय विलयन को नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। और बताया था कि इसका प्रयोग अमोनियम आयन या अमोनिया की जांच में करते हैं। तो कई बार नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो अमोनिया जो होता है नेस्लर्स रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस का निर्माण करता है, ठीक है, इसका ब्राउन पीपीटी देता है। तो देखो K2HgI4, इसका कोई नाम पूछे, कोई पूछे आपसे तो क्या कहेगा, पोटेशियम पोटेशियम टेट्राआयोडो या टेट्राआयोडाइडो, टेट्राआयोडो लिखो या टेट्राआयोडाइडो, आयोडीआईडीओ, आयोडाइडो, टेट्राआयोडीआईडीओ, टेट्राआयोडाइडो मर्क्यूरेट 2 या हाइड्रोजनेट 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसी के क्षारीय विलयन, इसमें क्षार को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। तो कोई पूछे यह क्या है, यही हमारा नेस्लर्स रिएजेंट है। क्या है बेटा, नेस्लर्स रिएजेंट है। देखो इसमें क्षार को मिलाए हैं कि नहीं, और यह अमोनिया से रिएक्शन जब करता है तो हमारा मिलियन बेस का आयोडाइड प्राप्त होता है, यह ब्राउन पीपीटी प्राप्त होता है, और जल और Ti पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो इससे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका उत्तर आप दीजिएगा, नोट करें। इन प्रश्नों का उत्तर देना, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि हेबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया के उत्पादन के सिद्धांत लिखें, यही पूछा गया है। तो आपको जितना मैंने सिद्धांत बताया है वो अधिकतम उत्पादन के शर्त तक लिख देना होगा। हो सकता है कि रिजेक्शन भी पूछ दे कि यह क्लोरीन से, CO2 से, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से प्रतिक्रिया करके यह डीप ब्लू सॉल्यूशन का निर्माण करता है, और रिजेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि NH3 को ड्राई करने के लिए P2O5 H2SO4 CaCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों, कारण बताइए। तो कारण भी NH3 लेविस बेस के तरह कार्य करता है, क्यों, तो आपको जवाब दे दीजिएगा कि NH3 में नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो डोनेट करने के लिए पर्याप्त होता है, अतः यह लेविस बेस का काम करता है। देखिए NH3 का शेप होता है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा है, तो आपको पता ही है क्या होगा, इसका उत्तर दीजिएगा। पिरामिडल होगा कि टी शेप होगा कि बेंट होगा कि वी शेप होगा। NH3 को शुष्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह कई बार पूछा जा चुका है, आपको बताना है किसका प्रयोग करते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए और ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं।
इन्हें भी नोट कर लेंगे। एक गैस HCl के साथ व्हाइट फ्यूम देता है, वह नेस्लर्स रीएजेंट है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चुनना है। कैल्शियम साइनामाइड का सूत्र होता है। बुझा हुआ चूना का भी सूत्र कई बार पूछा गया है। Cu+2 जो आयन है वह जलीय अमोनिया से संयोग करके बनाएगा, तो अभी पता है कि एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, जिसमें कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 4 ही अमोनिया से संयोग करेगा और कॉपर +2 स्टेट में होता है, तो आपको टिक लगाना है। ऐसे टेस्ट में भी आपके इससे प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड को देखेंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सी एसिड नाइट्रिक अम्ल के बनाने के सिद्धांत, इसके औद्योगिक उत्पादन, इसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।